American soldier will chase you down. Fury is approved. No aborts. Good luck. दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आखिर क्यों कहा है कि अब दुनिया किसी एक महाशक्ति के नियंत्रण में नहीं रहेगी, और आखिर वो कौन कौन से देश हैं जो खुलकर ईरान के समर्थन में सामने आ रहे हैं, और अमेरिका ऐसा क्यों कह रहा है कि ईरान का अगला नेता तय करने में उसकी भूमिका होगी। आज काफी सारी ऐसी अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिटेल में नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच तेजी से बढ़ते युद्ध की। दरअसल अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को अचानक बहुत तेज कर दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत पहले ही हफ्ते में ईरान के अंदर 3000 से ज्यादा सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। यानी ये सिर्फ सीमित जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक बड़ा सैन्य अभियान बन चुका है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद सख्त बयान दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अब ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा जब तक ईरान पूरी तरह बिना शर्त सरेंडर नहीं कर देता। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि मौजूदा नेतृत्व के हटने के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान को फिर से महान बनाने में मदद करेंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर मेक ईरान ग्रेट अगेन यानी मीगा का नारा भी दिया। दरअसल ये पूरा संकट उस समय और ज्यादा भड़क गया जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त हमला करके ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई समेत कई बड़े सैन्य नेताओं को मार गिराया। इसके जवाब में ईरान ने कई अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और इजरायली संपत्तियों पर ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू कर दिए। यानी पश्चिम एशिया अब सीधे युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है, और जब इस तरह का बड़ा संघर्ष शुरू होता है तो स्वाभाविक रूप से वैश्विक शक्तियां भी अपनी अपनी स्थिति साफ करने लगती हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या सच में अमेरिका को इस वॉर में कूदना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। फिलहाल के लिए हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूरे वॉर के बीच रूस की भूमिका क्या रही। दरअसल इस पूरे संकट के बीच रूस भी सक्रिय हो गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर लंबी बातचीत की है। इस बातचीत में पुतिन ने ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या पर गहरी संवेदना व्यक्त की और अमेरिका इजराइल के हमलों को गंभीर आक्रामक कार्रवाई बताया। पुतिन ने कहा कि इस संकट का समाधान सैन्य कार्रवाई से नहीं बल्कि बातचीत से निकलना चाहिए। उन्होंने तुरंत युद्ध विराम की भी अपील की। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात और है। रूस केवल ईरान से ही बात नहीं कर रहा, बल्कि खाड़ी देशों के नेताओं से भी लगातार संपर्क में है। यानी रूस खुद को इस संकट में एक संभावित मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल रूस और ईरान के बीच पिछले कुछ वर्षों में रक्षा, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग काफी मजबूत हुआ है। इसी वजह से रूस इस पूरे संकट को केवल क्षेत्रीय टकराव नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के नजरिए से भी देख रहा है। लेकिन इस पूरे संघर्ष का असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, इसके प्रभाव हिंद महासागर तक भी दिखाई देने लगे हैं। फिलहाल के लिए हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, हिंद महासागर में हुई एक बड़ी घटना की हाल ही में ईरान का युद्धपोत IRIS डेना श्रीलंका के दक्षिण में समुद्र में डूब गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस जहाज को एक अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा टॉर्पीडो से निशाना बनाया गया था। इस हमले में लगभग 87 ईरानी नौसैनिकों की मौत हो गई। ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये फारस की खाड़ी से दूर हिंद महासागर क्षेत्र में हुई। यानी ये संघर्ष अब भौगोलिक रूप से भी फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस घटना के बाद एक और विवाद खड़ा हो गया। कुछ रिपोर्ट्स में आरोप लगाया गया कि इस हमले में भारतीय नौसेना ने अमेरिका को खुफिया जानकारी दी थी। हालांकि भारत सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और हास्यास्पद बताया है। सरकारी सूत्रों ने साफ कहा कि भारत ने किसी भी प्रकार की खुफिया जानकारी साझा नहीं की है। दरअसल ये जहाज भारत द्वारा आयोजित मिलान नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के बाद अपने देश वापस लौट रहा था। यानी इस घटना ने भारत को एक बेहद संवेदनशील कूटनीतिक स्थिति में ला दिया है, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग भी रखता है और ईरान के साथ ऊर्जा संबंध भी।
और इसी बीच एक और घटना सामने आई जिसने इस पूरी स्थिति को और दिलचस्प बना दिया, उस ईरानी जहाज की जिसे भारत ने मदद दी। दरअसल ईरान का एक और जहाज IRIS लावन तकनीकी खराबी के कारण समुद्र में फंस गया था। ऐसे समय में जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है, ईरान ने भारत से मदद मांगी। भारत ने इस अनुरोध को स्वीकार किया और जहाज को कोच्चि बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति दे दी। ये जहाज इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलान नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के बाद वापस लौट रहा था। जहाज पर मौजूद 183 नौसैनिकों को फिलहाल भारतीय नौसेना के सुरक्षित ठिकानों पर रखा गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उसी समय एक ईरानी जहाज अमेरिकी हमले में डूब जाता है और दूसरा जहाज भारत के बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंच जाता है। यानी भारत ने इस पूरे संकट के बीच मानवीय और संतुलित कूटनीतिक भूमिका निभाई है और यही नीति भारत की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। दरअसल भारत की विदेश नीति का यही दृष्टिकोण हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर के बयान में भी दिखाई देता है। फिलहाल के लिए हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया अब किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं रहने वाली है। उनके अनुसार 1945 या 1989 के बाद बना वैश्विक शक्ति संतुलन स्थायी नहीं रह सकता। जयशंकर ने कहा कि दुनिया अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ रही है, यानी ऐसा विश्व जहां शक्ति कई देशों के बीच बटी होगी। उन्होंने कहा कि आज शक्ति केवल सैन्य ताकत या आर्थिक ताकत से तय नहीं होती, बल्कि तकनीक, जनसंख्या और क्षेत्रीय प्रभाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार आने वाले समय में अलग अलग देश अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व करेंगे और यही बदलती वैश्विक व्यवस्था भारत के लिए भी नए अवसर और नई चुनौतियां दोनों लेकर आएगी। दोस्तों, हर 24 घंटे में जियोपॉलिटिक्स बदल रही है और इसी बीच पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति है और अब रूस कूटनीतिक स्तर पर तेजी से सक्रिय हो रहा है और कहीं हिंद महासागर में सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसी बीच भारत अपनी रणनीतिक संतुलन नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। ये सारी घटनाएं एक ही बात की तरफ इशारा करती हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है, हर देश अपनी अपनी रणनीति बना रहा है और भारत भी इस बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अब असली सवाल ये है, क्या आने वाले वर्षों में भारत इस नई वैश्विक व्यवस्था में एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला है? अगर आपको लगता है कि ऐसा डिटेल्ड, कनेक्टेड और भारत केंद्रित विश्लेषण जरूरी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बदल रही है और भारत उसका केंद्र बनता जा रहा है।